प्रिय छात्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं समुदाय पारिस्थितिकी की अर्थात कम्युनिटी इकोलॉजी की। एक क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी जीवों का समूह जैविक समुदाय अर्थात बायोटिक कम्युनिटी कहलाता है। वी.ई. सेल्फर्ड के अनुसार एक जैविक समुदाय एक समान रूप से दिखने वाले एक ही वर्गीय संगठन वाले जीवों का समूह होता है। कम्युनिटी इज एन असेंबलेज ऑफ लिविंग beings of same taxonomic composition and a relatively uniform appearance। स्मिथ 1977 के अनुसार जैविक समुदाय प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले पौधों एवं प्राणियों का समूह है जो एक ही वातावरण में रहते हैं तथा आपस में सहनशील एवं अंतर आश्रित होते हैं एवं ऊर्जा का लगातार स्थायीकरण एवं उपयोग करते हैं। Biotic community is a naturally occurring assemblage of plants, animals, and microorganisms living in the same environment, mutually sustaining and interdependent, constantly fixing, utilizing, and dissipating energy। जैव समुदाय की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायोटिक कम्युनिटी। विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों में भिन्न भिन्न प्रकार के जैव समुदाय पाए जाते हैं। यद्यपि अलग अलग जैव समुदायों में अलग अलग विशेषताएं पाई जाती है, फिर भी कुछ सामान्य लक्षण सभी प्रकार के समुदायों में पाए जाते हैं। किसी भी समुदाय में अपनी उत्पत्ति के पश्चात वृद्धि एवं विकास होता है तथा परिपक्वन की ओर अग्रसर होते हुए प्रजनन द्वारा अपने विकास की चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं। लेकिन एक जैविक समुदाय की उत्पत्ति से लेकर चरम सीमा तक पहुंचने में हजारों वर्षों का समय लग जाता है। किसी भी जैविक समुदाय में मुख्य लक्षण निम्न हैं। पहला, समुदाय विविधता, कम्युनिटी डाइवर्सिटी। एक जैविक समुदाय में अलग अलग वर्गीय समूहों के प्राणी एवं पादप सैकड़ों की संख्या में पाए जाते हैं। एक समुदाय में विभिन्न प्रजातियों की संख्या तथा समष्टि बाहुल्य भिन्नता प्रकार होता है। दूसरा है समुदाय प्रभाविता, कम्युनिटी डोमिनेंस। एक जैव समुदाय में पाए जाने वाले सभी सदस्य समुदाय की प्रकृति के निर्धारण में महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, बल्कि कुछ ही सदस्य अपने आकार, अपनी संख्या तथा क्रियाकलापों के आधार पर एक नियंत्रित प्रभाव डालते हैं। तीसरा, समुदाय की रचना, कम्युनिटी स्ट्रक्चर। एक समुदाय की रचना 4 प्रकार के सजीवों के द्वारा होती है और ये इकोसिस्टम के महत्वपूर्ण घटक होते हैं। पहला, उत्पादक या प्रोड्यूसर्स। उत्पादक स्वयं पोषी सजीव होते हैं जो अपना भोजन का स्वयं संश्लेषण करते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहले फाइटोप्लैंक्टन, ये छोटे प्लावी पौधे होते हैं, और दूसरे हैं जड़ युक्त पौधे। और किसी भी कम्युनिटी में इनकी संख्या जो है वो सर्वाधिक होती है। दूसरा है उपभोक्ता। ये हेटेरोट्रोपिक प्राणी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर पाते तथा उत्पादकों द्वारा बनाए गए भोजन का उपयोग करते हैं। खाद्य ग्रहण के आधार पर इनको निम्न श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला है शाकाहारी अर्थात हर्बीवोर्स या प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर। ये उत्पादकों द्वारा बनाए गए भोजन का उपयोग करते हैं, जैसे खरा जो है घास को खाता है। दूसरे हैं सेकेंड मांसाहारी या कार्निवोर्स या सेकेंडरी कंज्यूमर्स, द्वितीयक उपभोक्ता। ये प्राणी शाकाहारियों या प्राथमिक उपभोक्ताओं को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता को पोषक स्तर के आधार पर फिर हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है प्राथमिक मांसाहारी या प्राइमरी कार्निवोर्स। ये प्राथमिक उपभोक्ता को भोजन के रूप में उपयोग में लेते हैं, जैसे भेड़िया है खरगोश को खाता है। सेकंड है द्वितीयक मांसाहारी, सेकेंडरी कार्निवोरस। ये प्राणी प्राथमिक मांसाहारी को भोजन के रूप में उपयोग में लेते हैं, जैसे शेर भेड़िए को खा जाता है। शेर भी एक द्वितीयक मांसाहारी है।
लेकिन ये तृतीय उपभोक्ता होता है। तीसरे प्रकार के इसमें जीव हैं सर्वहारी या ओमनिवरस। ये प्राणी वनस्पतियों तथा प्राणियों दोनों को भोजन के रूप में उपयोग में लेते हैं। वह दूसरी तरफ द्वितीयक या तृतीयक उपभोक्ता भी होते हैं, जैसे लाल लोमड़ी अंगूर भी खाती है और चूहों को भी खाती है और मृत प्राणियों को भोजन के रूप में भी उपयोग में ले लेती है। इसी प्रकार से मनुष्य को भी सर्वहारी श्रेणी में ही रखा जाता है। चौथे प्रकार के जीव हैं विघटक या डिकम्पोजर। ये सदस्य जीवाणु अथवा कवक के समान माइक्रोब्स होते हैं, सूक्ष्मजीव होते हैं। ये उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं के मृत शरीर को भोजन के रूप में काम में लेते हैं तथा उनको जटिल पदार्थों से सरल पदार्थों में रूपांतरित कर देते हैं और इन सरल पदार्थों का पुनः उपयोग उत्पादकों के द्वारा किया जाता है। फोर्थ कैरेक्टर, चौथा लक्षण है सामुदायिक स्तरीकरण, कम्युनिटी स्ट्रेटिफिकेशन। जैविक समुदाय सामान्यतः वर्टिकल रूप से व्यवस्थित होता है। स्तरीकरण शब्द का अर्थ विभिन्न पादपों एवं प्राणियों का विभिन्न स्तरों के रूप में उपस्थित होना होता है। जैसे हम लोग इसमें उदाहरण लेंगे, झीलों में स्तरीकरण, स्ट्रेटिफिकेशन इन लेक। झीलों में स्तरीकरण, जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख रहे हैं, झीलों में स्तरीकरण के रूप में 3 प्रमुख क्षैतिज स्पष्ट होते हैं। पहला है तटीय क्षेत्र या लिटोरल जोन। ये छिछले पानी का क्षेत्र है जिसमें प्रकाश पैंदे तक जाता है, वहाँ तक उसका भेदन होता है। यह क्षेत्र संपूर्ण रूप से प्रकाशित होता है तथा यहाँ पर प्रकाश की किरणें जो है वो पहुँचती है। दूसरा है प्रकाशित क्षेत्र या लिम्नेटिक जोन। ये जल का खुला क्षेत्र है जिसमें प्रभावी प्रकाश की किरणें उपस्थित रहती है तथा इसमें नेक्टोन, प्लैंकटोन और न्यूट्रॉन जो है वो बहुतायत में पाए जाते हैं। और तीसरा है गंभीर क्षेत्र या परफंडल जोन। यह झील का सबसे गहरा भाग है जहाँ पर प्रकाश नहीं पहुँचता है, अर्थात उसका पेनेट्रेशन नहीं होता है और इस क्षेत्र में प्रकाश संश्लेषी जो जीव हैं वो अनुपस्थित होंगे और यहाँ पर अवायवीय जीवाणु, कवक और कुछ माइक्रोब्स हम लोगों को देखने को मिलेंगे। उसके बाद में दूसरा उदाहरण हम लोग लेते हैं समुद्रों में स्तरीकरण। एक समुद्री जलीय समुदाय में भी 4 पृथक एवं स्पष्ट क्षेत्र उपस्थित होते हैं, जैसा कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं, डायग्राम में देख रहे हैं। पहला है नेरिटिक जोन या नेरिटांजलि क्षेत्र। यह समुद्र का छिछला क्षेत्र है। समुद्र में पानी समुद्र तट से काफ़ी दूरी तक ढलान के रूप में होता है तथा यह ढलान जो है कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहलाती है, महाद्वीपीय शेल्फ कहलाती है। यह क्षेत्र सुप्राटाइडल, इंटरटाइडल और सबटाइडल क्षेत्रों में बटा रहता है। दूसरा है ओशियनिक जोन, राइट हैंड पे आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, महासागरीय क्षेत्र। यह क्षेत्र महाद्वीपीय शेल्फ से 200 मीटर की गहराई तक उपस्थित होता है, जैसा कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं। इस क्षेत्र में प्रकाश भेदन उपयुक्त होता है और इसे यूफोटिक जोन कहते हैं। ये राइट हैंड पे आपको ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है। तीसरा है बेथाइल जोन। यह क्षेत्र प्रभावी प्रकाशीय भेदन से दूर होता है तथा यह सतह से 200 से 1000 मीटर तक फैला रहता है। यह महाद्वीपीय ढाल का क्षेत्र होता है। और फोर्थ है वितलीय क्षेत्र या एबाइसल जोन। यह क्षेत्र 1000 मीटर के बाद प्रारंभ होता है, जैसा कि आपको चित्र में राइट हैंड पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद में 5वां जो लक्षण है वो है सामुदायिक आवर्तिता, कम्युनिटी पीरियोडिसिटी। एक समुदाय में क्रियाकलापों में होने वाले लयबद्ध परिवर्तन सामुदायिक आवर्तिता कहलाते हैं।
जो निम्न प्रकार की हो सकती है। दैनिक आवर्तिता हो सकती है, या चंद्रीय आवर्तिता हो सकती है, या मौसमी आवर्तिता हो सकती है, या जन्मजात आवर्तिता हो सकती है। छठा लक्षण है समुदाय में होने वाला विचलन। समुदायों में प्राय विचलन देखने को मिलता है, और ये जो परिवर्तन है ये जैविक विभव एवं पर्यावरणीय प्रतिरोध की आपसी क्रिया के कारण उत्पन्न होता है। सातवां लक्षण है सामुदायिक अंतर्निर्भरता, कम्युनिटी इंटरडिपेंडेंस। प्रत्येक सजीव को विभिन्न प्रकार की गतिविधियां जो है वो भौतिक और रासायनिक वातावरण द्वारा प्रभावित होती है, बल्कि दूसरी जाति के सदस्यों के द्वारा भी वो प्रभावित होती है। और इसीलिए विभिन्न प्रजातियों के सदस्यों के बीच आपस में इंटरडिपेंडेंसी पाई जाती है, अंतर्निर्भरता पाई जाती है। अंतर्निर्भरता किस किस के लिए हो सकती है? पहला है भोजन के लिए अंतर्निर्भरता, दूसरा है प्रजनन के लिए अंतर्निर्भरता, और तीसरा है सुरक्षा हेतु अंतर्निर्भरता। ये तीन प्रकार की निर्भरता आपस में विभिन्न सजीवों के बीच में देखने को मिलती है, और कई बार कई प्राणी अपने बचाव के लिए कीमोफ्लेज अर्थात छद्मावेश की घटना भी दर्शाते हैं, और इस युक्ति में प्राणी के रंग, आकार अथवा दोनों में ही इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती है। थैंक यू।